बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंटी एनीमिक एजेंट्स का है। इसमें आपको पता है कि व्हाट इज एनीमिया। बेसिकली अगर हम डेफिनेशन देखें एनीमिया की तो आसान तरीन अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि अगर हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाए ब्लड में या सर्कुलेटिंग आरबीसीज की क्वांटिटी कम हो जाए तो अनीमिया हो जाता है। ठीक है जी। अब जो लेवल है वो है 12, सॉरी ये जरा सा टाइपिंग का एरर है, 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर उससे कम होता है हीमोग्लोबिन तो ये जो है वो एनीमिया में डायग्नोस होता है, या फिर आरबीसीज की काउंट जो है वो 4.5 मिलियन सेल से कम हो अगर, तो एनीमिया काउंट करते हैं। इसके बाद फिर जो ब्लड सेल्स हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज maintenance of functionality of the organs are concerned, because the RBCs supply oxygen to the organs, and that oxygen basically is utilized by the cells, and then the functions of the cells take place, because that is exactly what respiration takes place। क्योंकि ऑक्सीजन जब पहुंचती है तो रेस्पिरेशन होती है, सेल को एनर्जी मिलती है और फिर सेल्स अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एनीमिया जो है वो अगर प्रोलॉन्ग एनीमिया होता है या स्लो क्रॉनिक एनीमिया है तो वो जो पूरी जो फंक्शनैलिटी है ऑर्गन्स की उसको स्लो करता जाता है और बॉडी में एक हाइपोक्सिक स्टेट जनरेट हो जाती है। जो मेजर कॉजेज है एनीमिया के, अगर हम उनकी डिस्कशन करें तो 3 मेजर क्लासेस में हम या 4 मेजर क्लासेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, सेकंड वन इज डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल्स, थर्ड इज इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, एंड फोर्थ इज मैसिव ब्लड लॉस। ये 4 मेजर कॉजेज हैं जो कि आपकी बॉडी में एनीमिया स्लो या अक्यूट एनीमिया कॉज कर सकते हैं। अब जैसे कि हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की, तो कोई भी रीजन हो जिसके नतीजे में या तो आपकी डाइट में वो चीज अवेलेबल ना हो या बॉडी उस अवेलेबल डाइट के अंदर जो चीज मौजूद है उसको उठा ना सक रही हो, तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है, जिसमें आयरन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मालूम है कि आयरन इज द मेजर कंपोनेंट पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन। अगर आयरन मौजूद नहीं होगा तो हीम अपना काम कर ही नहीं सकेगा। तो आयरन की मौजूदगी में ही ऑक्सीजन बाइंडिंग होती है, अदरवाइज नहीं होती। सो आयरन की डेफिशिएंसी जो है वो अच्छा खासा मोस्ट कॉमन एनीमिया कॉज करता है। फिर B12 और फोलिक एसिड की जो कंबाइंड डेफिशिएंसी है वो बेसिकली जो है आपको मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया प्रोवाइड करती है, क्योंकि आपके जो है वो डीएनए जो है वो फॉल्टी डीएनए फॉर्म होते हैं और जिसके नतीजे में आरबीसीज अपने नॉर्मल जो एक्टिविटी है या फंक्शनैलिटी है वहां तक नहीं पहुंच पाते। थर्ड जो है वो पायरिडॉक्सिन और विटामिन सी डेफिशिएंसीज जो हैं, ये भी क्योंकि ये बेसिक को फैक्टर के तौर पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं आरबीसीज की फंक्शनैलिटी के अंदर। सो अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो इसकी वजह से भी आरबीसीज जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, फ्रेजाइल हो जाते हैं, ब्रेक होते हैं और उसके नतीजे में आरबीसीज की कमी होनी शुरू हो जाती है। डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, इसमें आ जाता है टॉक्सिन्स। ठीक है जी। तो टॉक्सिन्स का क्या है कि ड्रग्स एंड कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स जो हैं वो भी टॉक्सिन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। जो भी कंडीशन जो कि किसी भी तरह से आरबीसीज की प्रोडक्शन को रोक दे या स्लो डाउन कर दे, उसको आप टॉक्सिन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। रेडिएशन, आमतौर पे कैंसर कीमोथेरेपी में रेडिएशन थेरेपी भी दी जा रही होती है, तो वो अगेन एक बहुत बड़ा मसला है। उसके बाद फिर डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन ड्यू टू रीनल फेलियर, ये भी एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। डिक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस टू इरिथ्रोपोइटिन, अच्छा ये जो थोड़ी सी ऑटोइम्यून टाइप ऑफ डिसऑर्डर या इम्यूनो डेफिशिएंसी कंडीशंस है, उनके अंदर ये होता है कि इरिथ्रोपोइटिन को रिस्पॉन्सिव नहीं रहता आपका बोन मैरो, और उसके नतीजे में जो है वो फिर आरबीसीज का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड एड्स इज द एग्जांपल। तीसरी जो हमारी मेन कैटेगरी है आरबीसीज के हवाले से वो है कि इंक्रीज डिस्ट्रक्शन अगर हो रही है आरबीसीज की, लाइक हिमोलिटिक एनीमिया, जिसमें मलेरिया एक मेजर कॉज है जो हिमोलिसिस करवा रहा होता है, या कोई भी और चीज या कोई भी और ड्रग या टॉक्सिन जो कि हिमोलिसिस करवा रहा हो, वो कंडीशन जो है वो फिर एनीमिया की तरफ लेके जाती है। या हीमोग्लोबिनोपैथीज हैं लाइक सिकल सेल एनीमिया, जो कि फिर आरबीसीज का जो है वो स्पीडी ब्रेकडाउन करवा के और फिर एनीमिया कॉज कर सकते हैं।
जो सबसे इंपॉर्टेंट अक्यूट काइंड ऑफ अनीमिया है वो है अक्यूट मैसिव ब्लड लॉस, किसी भी किस्म का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो या गन शॉट इंजरी हो, कोई भी ऐसी वजह हो जिसकी नतीजे में बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाए और सही टाइम पे ब्लड जो है वो रिप्लेनिश ना हो सके, तो ब्लड लॉस एनीमिया कहलाता है। अगर तो पेशेंट सरवाइव कर जाए तो एनीमिया कहलाएगा, नहीं तो पेशेंट जो है वो अगर बहुत ज्यादा 2/3 से ज्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो पेशेंट शॉक में चला जाता है और उसके नतीजे में उसकी डेथ भी हो सकती है। तो बेसिकली दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ अनीमिया। जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं अनीमिया में तो दो चीजें हैं जिनको हम देख सकते हैं। एक तो ये कि जो डेफिशिएंसीज हैं, किसी भी चीज की डेफिशिएंसीज हैं, आप उनकी डेफिशिएंसीज को फुलफिल कर दें। नहीं तो फिर दूसरा तरीका क्या है कि जो प्रोडक्शन हो रही है उसके प्रोसेस को एनहांस कर सकें बाय ग्रोथ फैक्टर। सो यहाँ पे जो मेजर जो ट्रीटमेंट है एनीमिया की, अच्छा इसके अलावा अगर हम पीछे वाले जो बैक वाली स्लाइड पे जाएं तो अगर आप देखें तो जो जो कॉजेज नजर आ रहे हैं, से फॉर एग्जांपल कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स जो कि टॉक्सिन्स थे और उनके नतीजे में एनीमिया का प्रॉब्लम हो रहा है, या लाइक जेंटामाइसिन है जो कि बोन मैरो डिप्रेशन कॉज कराता है, तो अब अगर ऐसी जो चीज है उसको कॉज को रिमूव करना पड़ेगा एनीमिया को ट्रीट करने के लिए। से फॉर एग्जांपल अगर जेंटामाइसिन इस्तेमाल हो रहा है और उसके नतीजे में अनीमिया कॉज हो रहा है तो यू हैव टू स्टॉप द इनटेक ऑफ जेंटामाइसिन, चीजें रिवर्ट हो जाएंगी। रेडिएशन थेरेपी से अगर एनीमिया हो रहा है तो रेडिएशन थेरेपी अगर जरूरी है तो ऑब्वियसली, नहीं तो जो एक्सपोजर हो रहा है रेडिएशन के साथ उसको कम करने की कोशिश की जाए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या एड्स है तो उनको ट्रीट करने की जरूरत है। रीनल फेलियर है तो उसका ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत है, जो मतलब जो कॉज है उसको कॉज को ट्रीट करें। मैसिव ब्लड लॉस एनीमिया है से फॉर एग्जांपल, तो उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराई जाएगी और कोई तरीका नहीं है। सिकल सेल एनीमिया में ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। मलेरिया में मलेरिया का ट्रीटमेंट करवाएंगे। तो मतलब बेसिकली हम जो जो मेजर कॉजेज हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं एनीमिया को ट्रीट करने के लिए। तो इसमें बेसिकली और कोई खास ऐसे मेडिकेशंस इस्तेमाल नहीं होते सिवाय इसके जो अब हम डिस्कस करने लगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाह रहे हैं तो ठीक है, अगर समझ में आ गया है पूछ लें, और अगर समझ में आ गया है तो प्लीज हैंड रेज कर दें ताकि हम आगे चल सकें। नहीं मैम, बहुत जबरदस्त समझ आया है। आगे चलते हैं। थैंक यू। आगे चलते हैं जी। तो अब हमारे पास आ जाता है एजेंट्स यूज फॉर एनीमिया। तो एनीमिया की ट्रीटमेंट के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, इफ देयर आर ब्लड डेफिशिएंसीज, ब्लड सेल डेफिशिएंसीज हैं ऑब्वियसली आयरन, B12 या फोलिक एसिड की, तो हम इनसे ट्रीट करेंगे। या फिर दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप ग्रोथ फैक्टर देंगे, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर है जो कि आरबीसीज की प्रोडक्शन कराता है वो है एरिथ्रोपोइटिन। ग्रोथ फैक्टर्स और भी हैं, लाइक कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है या थ्रोम्बोपोइटिन है, ये भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया वी नीड एरिथ्रोपोइटिन, तो हमने फिर एरिथ्रोपोइटिन को ही डिस्कस करना है आज की क्लास में। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सो आयरन के हवाले से अगर हम बात करें तो इट्स अ वेरी नेसेसरी मेटल कंपोनेंट ऑफ हीम। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। हम सब जानते हैं हीमोग्लोबिन बनता ही नहीं है अगर आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो। अब इसको इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है कि आप जो डाइटरी आयरन है वो किस तरह से ले रहे होते हैं कि अगर आप गोश्त खा रहे हैं तो या जैसे आप लिवर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें जो रेड पार्ट है वो दैट इज बेसिकली द हीम पार्ट। तो वो हीम आप डाइट में लेते हैं तो वो किस तरह से यूटिलाइज होता है वो मैं आगे बता रही हूँ। डाइटरी हीम जो है वो एब्जॉर्ब होता है और उसके बाद फिर वो स्टोर हो जाता है इन द लिवर, मैक्रोफेजेस एंड जीआईटी सेल्स, और उसके बाद फिर यूटिलाइज होता है जिन टिश्यूज में उनको जरूरत है, और एक्सक्रीशन एज सच नहीं होती है, यूजुअली बॉडी में स्टोर हो जाता है। जब इसकी जो ओवरलोड है वो काफी परेशान हो सकता है। आमतौर पे ऑब्वियसली यूज क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉज है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नजर आ रहा है पेशेंट के अंदर, उसी में ट्रीट करेंगे तो फायदा होगा, वरना आयरन को ओवरलोड हो सकता है जो कि पेशेंट के लिए खासा खतरनाक हो सकता है। एडवर्स इफेक्ट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो दो तरह की एडवर्स इफेक्ट्स हैं। एक तो ये कि अक्यूट आयरन इंटॉक्सिकेशन हो जाती है जो कि एक एक्सीडेंटल कंडीशन है, प्योरली एक्सीडेंटल कंडीशन है कि अब गलती से खा लिया। अच्छा, अब उसमें ये कि कोई सा भी, जैसे बुक में लिखा हुआ है कि किसी भी ब्रांड का अगर आपने आयरन सप्लीमेंट उठाया है और अगर आपने 10 गोलियां खानी है एक साथ, ठीक है, एक दिन में एक खानी है या ऑल्टरनेट डे पे एक खानी होती है जो आमतौर पर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर 10 गोलियां एक साथ खानी हैं तो ये अक्यूट टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। और उसमें क्या क्या होता है कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाता है, शॉक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस,
कोमा एंड डेथ इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली। सो इसको फिर हम जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह से करते हैं कि होल बाउल इरिगेशन, यानी पूरा मतलब जीआईटी का वॉश आउट करवाना होता है। डिफेरोक्सामिन दी जाती है जो कि आईवी ही दी जाती है, आयरन चिलेटर है, वो आयरन को चिलेट करेगा ताकि जो है वो आयरन एब्जॉर्ब ना हो सके। और बाकी जो भी ट्रीटमेंट आ रहा है लाइक शॉक है या एसिडोसिस हो रहा है या गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो रहा है, तो जो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो दी जाएगी कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया है तो ऑब्वियसली उसके लिए उसके जो सिम्टम्स हैं उनको रिलीव करने के लिए आप मेडिसिन देंगे साथ में। क्रॉनिक आयरन ओवरलोड जो है उसको हीमोक्रोमेटोसिस भी कहते हैं। आमतौर पे तमाम जो मेजर ऑर्गन्स हैं उनमें जाके ये डिपॉजिट हो जाता है आयरन, और जो है वो फिर ऑर्गन डैमेज कॉज करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर तो कॉज स्पेसिफाइड नहीं है एनीमिया का, कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं है तो आयरन नहीं देंगे मेडिसिन में, क्योंकि अगेन आयरन ओवरलोड हो सकता है। अच्छा, हीमोक्रोमेटोसिस जो है उसको ट्रीट करने का जो तरीका है वो यही है कि आईवी डेफेरोक्सामिन देंगे या फिर ओरल डेफेरासिरोक्स देंगे। बुक में लिखा हुआ है कि जी डेफेरासिरोक्स जो है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है एज कम्पेयर टू डेफेरोक्सामिन, तो वही यूजुअली दी जा रही होती है। आयरन की अगर एब्जॉर्प्शन के हवाले से हम बात करें तो ये अब देखें कि जीआईटी से जब आप ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल आयरन ओरली लिया है आपने, तो उसमें फिर ये होता है कि फेरोपोर्टिन जो है वो उसके थ्रू आयरन एंटर होता है सर्कुलेशन में। ये एंटेरोसाइट्स हैं, यानी आपके जीआईटी के ब्रश बॉर्डर के सेल्स हैं, वहां से ये एंटर होता है, फेरस फॉर्म में होता है, फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, आयरन ट्रांसफेरिन के साथ बाइंड करता है। ट्रांसफेरिन एक प्रोटीन है जो कि सर्कुलेशन में आयरन को बाउंड करा के सर्कुलेट कराता है। अच्छा, उसके बाद फिर जो है वो ट्रांसफेरिन के साथ ही आयरन जो है वो टिश्यू सेल्स में एंटर हो जाता है, और यहाँ पे ये दूसरा नाम क्या था, एक मिनट है, पिछले वाली स्लाइड पे फेरेटिन, फेरेटिन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फिर आप ये देख सकते हैं कि आयरन आया ट्रांसफेरिन के फॉर्म में, और अगर सेल्यूलर यूज है तो सेल्यूलर यूज हुआ, नहीं तो फेरेटिन के फॉर्म में स्टोर हो गया। ये इसकी जो है वो फाइनल फॉर्म है हीमोसिडेरिन, जिसमें ये स्टोर्ड रहता है काफी दिनों तक टिश्यूज के अंदर। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, यहाँ पे देख लीजिए कि जीआई ल्यूमन से अंदर एंटर हुआ फूड के थ्रू, HCl ने इसको फेरिक फॉर्म में किया, फेरस फॉर्म में होके सर्कुलेशन में आ गया, सर्कुलेशन से फिर दोबारा फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, ट्रांसफेरिन के साथ बाइंड हुआ, टिश्यूज में एंटर हुआ, फेरेटिन और हीमोसिडेरिन के फॉर्म में स्टोर हो गया लिवर में और बाकी के टिश्यूज में। बोन मैरो में एंटर होके हीमोग्लोबिन बनाएगा, मसल्स में एंटर होके मायोग्लोबिन बनाएगा, और अदर टिश्यूज में लाइक बहुत सारी जो प्रोटीन्स हैं जिनको जरूरत है, लाइक आपके जो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स हैं उनमें ये कन्वर्ट होगा। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम है साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम है, मल्टी एंजाइम सिस्टम है जो लिवर के अंदर, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो भी हीम है। ठीक है, तो जो आप इसी वजह से अगर आप नोट करो कि वो तमाम जगह जहां पे हीम कंटेनिंग प्रोटीन्स मौजूद होते हैं वो रेड या पिंक होती हैं। मसल्स में मौजूद है, मसल्स पिंक होते हैं, लिवर में मौजूद है, लिवर पिंक से लेके रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और ब्लड जो है रेड होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो तमाम एरियाज जहां पे हीम मौजूद है, क्योंकि ये कलरिंग पिगमेंट है, तो वो जहां जहां पे भी ये चीजें मौजूद है वहां पर आपको क्या कहना चाहिए, आयरन कंटेनिंग कंपाउंड मौजूद है, और वो उधर ही अपनी जो यूटिलाइजेशन है उसको क्या कर रहा है, जस्टिफाइड कर रहा है। ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट आयरन इज डूइंग। और उसके बाद ऑब्वियसली आपको मालूम है कि आयरन का एक्शन क्या है। आयरन का एक्शन क्या है कि ये इन हीम कंटेनिंग कंपाउंड्स में प्रोटीन्स के मतलब पहले हीम के साथ इनकॉर्पोरेट करता है, फिर प्रोटीन्स बनाता है, और जो सेल्यूलर फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करता है। एक थोड़ा सा बता दूं, हीमोग्लोबिन जैसे कि आपको मालूम है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाता है। मायोग्लोबिन बेसिकली जो भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है जो स्टोर्ड फॉर्म में, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जब भी जरूरत हो या एक्स्ट्रा एटीपी की जब भी जरूरत हो, तो मायोग्लोबिन जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि एक्स्ट्रा आपको जो है वो एटीपीज मिल सके स्टर्नस एक्सरसाइज के टाइम पे। और बाकी साइटोक्रोम P450 का तो आपको पता ही है कि लिवर के अंदर इसका काम क्या है, मेटाबॉलिज्म कराना। हर किस्म का जो मेटाबॉलिज्म है वो तकरीबन ये तमाम जो प्रोटीन्स हैं ये करवा रहे होते हैं। So this is what basically is the utilization of the iron, और किस तरह से absorb होता है और किस तरह से excrete होता है।
एक्सक्रीट नहीं हो रहा होता है। मैं अगेन दोबारा से बता रही हूँ कि देयर इज नो इफेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ आयरन, दैट इज द रीजन व्हाई कि ज्यादा अगर आयरन रहता है बॉडी के अंदर तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। यहाँ तक कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप भी सवाल पूछ सकते हैं आप लोग। आगे चले, हैंड रेस कीजिए। ओके जी, थैंक यू सो मच। B12 पर आ जाते हैं। B12 जो है वो किस तरह से है कि आपका कोबाल्ट कंटेनिंग कंपाउंड है और फोलिक एसिड के साथ मिलके कोफैक्टर के तौर पे एक्ट करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ DNA। B12 की डेफिशिएंसी की वजह से सिंथेसिस एबनॉर्मेलिटीज होती हैं न्यूक्लियोटाइड्स की, और वो क्या करते हैं कि आरबीसीज की सिंथेसिस को इम्पेयर करता है। ऑब्वियसली आपको मालूम है कि कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स में कंटिन्यूस सप्लाई की जरूरत होती है डीएनए फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि डीएनए जो मतलब आपके जो सेल्स हैं वो हर क्या कहना चाहिए ऑलमोस्ट 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो रेप्लिकेट कर रहे होते हैं। तो अगर वो मौजूद नहीं है, इफेक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद नहीं है, तो डीएनए नहीं बनेगा, रेप्लिकेशन नहीं होगी, तो माइटोसिस नहीं हो सकेगी। कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम की वजह से। तो इसी वजह से आपके जो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग जो बोन मैरो के जो सेल्स हैं जो आपको आरबीसीज प्रोवाइड करें, सबसे ज्यादा वो मुतासिर होते हैं। इम्पेयर्ड डीएनए के नतीजे में जो आरबीसीज है उनका साइज बड़ा रह जाता है और प्रॉपर जो फाइनल जो डिफरेंशिएशन होनी है आरबीसीज की, जिसमें न्यूक्लियस का इवैक्यूएशन का प्रोसेस होना है, वो नहीं हो पाता। आरबीसीज का साइज बड़ा हो जाता है। नेट रिजल्ट ये निकलता है कि आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। उसके अलावा जो दूसरी चीज है कि जीआई में एबनॉर्मेलिटीज पाई जाती हैं और कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं इसके नतीजे में। काइनेटिक्स के हवाले से अगर हम बात करें तो B12 जो है वो कितना एब्जॉर्ब होता है ये मैं भी आपको बता देती हूँ। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर याद रखिएगा कि B12 एब्जॉर्ब होता है 1 to 5 माइक्रोग्राम पर डे, जो आपकी डाइटरी एब्जॉर्प्शन होती है। स्टोर होता है लिवर में, यूरिन से एक्सक्रीट होता है, स्टूल से, लेकिन बिल्कुल ट्रेस अमाउंट में। और चूंकि बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है तो रिसाइकल भी होता है विटामिन B12। और जो डेफिशिएंसी है, अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, उसको अगर बिल्कुल आपकी डाइट में विटामिन B12 खत्म हो जाए तो विजिबली मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप होने में 5 साल तकरीबन लग जाते हैं। यानी ये 5 साल का स्टोर बेसिकली बॉडी के अंदर मौजूद रहता है। अब इसके बाद आपको एक वीडियो दिखाती हूँ मैं। एक मिनट ठहरिएगा, मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने लगी हूँ। अच्छा जी, ये वीडियो है, इसमें अब आप देख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा लेके चलते हैं। सलाइवरी ग्लैंड से हेप्टोकोरिन एक कंपाउंड है वो आता है जो कि रिलीज होता है, जो कि B12 को बाइंड करता है। ठीक है जी। अब ये B12 के साथ जो इसकी बाइंडिंग होती है उसके नतीजे में ये बाउंड फॉर्म में HCl स्टमक के अंदर आ जाता है। स्टमक में जो पैराइटल सेल्स होते हैं वो HCl के साथ एडिशनली इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अब ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये जो रिलीज होता है ये B12 के साथ इंटरैक्ट करता है और इस के इंटरैक्शन के नतीजे में अब आप आगे चलेंगे तो ये कॉम्बिनेशन बन जाता है B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर का। और उसके बाद फिर क्या होता है, ये आगे जब मूव करता है इंटेस्टीन में तो पैनक्रियाटिक जूस से आपको मिलता है पैनक्रियाटिक प्रोटीएजेस। इसका काम क्या होता है कि ये जो आपका हेप्टोकोरिन है इसको इसमें से रिलीज करा देता है और अब आपके पास जो कॉम्बिनेशन बनता है वो B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर का बन जाता है। इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या है बेसिकली कि जीआई का जो ल्यूमेन है इसके अंदर मूवमेंट कराना इसकी आपके B12, ताकि ये किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। अब इसके बाद फिर क्या होता है कि टर्मिनल आइलियम तक पहुंचने के बाद इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज सेपरेट हो जाता है और B12 जो है वो सर्कुलेशन में आ जाता है। और यहाँ पे ट्रांसकोपोलामीन एक प्रोटीन है जिसके साथ B12 बाइंड होता है और सर्कुलेट करता है ब्लड में और मूव करता है टुवर्ड्स द लिवर।
लिवर में 2 to 5 मिलीग्राम का स्टोरेज होता है B12 का, और उसके बाद फिर ऑब्वियसली बाकी का जो है वो ब्लड के थ्रू किडनी में चला जाता है फिल्ट्रेशन होने के लिए। लेकिन चूंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, अच्छा खासा टाइम लगता है, तो ये होता क्या है कि ब्रश वाटर से ये फिल्टर हो जाने के बाद रीनल ट्यूब्यूल से मैगलिन एक प्रोटीन है जिसके साथ बाइंड करता है, और मैगलिन जो है वो B12 की रीअब्जॉर्प्शन करा देता है। ठीक है जी, और इस तरह से B12 जो वापस सर्कुलेशन में आ जाता है और अपनी जो जो रिक्वायरमेंट है, वो जो बॉडी में जो अपना काम करना है वो ये काम करवाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई चीज जो प्रॉब्लम कर रही हो? नो मैम। ओके, अब यहाँ पे हम दोबारा से वापस अपनी पुरानी स्लाइड के ऊपर आ गए। तो अब यहाँ पे एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप देख सकते हैं कि ये एक पूरा मैकेनिज्म है जिसको आपका B12 और फोलिक एसिड देख रहा है। फोलिक एसिड यहाँ पे मौजूद है, डाइहाइड्रोफोलेट बनाता है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो है टेट्राहाइड्रोफोलेट बनाता है, और फिर आगे जाके आपके पायरिमिडीन और प्यूरीन मेटाबोलाइट्स बन जाते हैं। अब यहाँ पे जो मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है, ये एक क्या कहना चाहिए, एक समझने के बाय प्रोडक्ट बना है आपके प्यूरीन पायरिमिडीन बेसिस बनने के बाद। तो इसको अब ऑब्वियसली दोबारा से टेट्राहाइड्रोफोलेट में जाना है ताकि ये रिसाइकिल हो सके, एंड दिस प्रोसेस इज बेसिकली कैटलाइज्ड बाय मतलब जो भी एंजाइम है उसके साथ B12 एज अ कोफैक्टर इस्तेमाल हो रहा होता है। बीटेन जो है वो मीथियोनिन में कन्वर्ट होता है और अपना कंपोनेंट देकर मिथाइल जो है मिथाइल कंपोनेंट जो है वो इसमें से रिमूव हो जाता है, बीटेन में ऐड होता है, मीथियोनिन बन जाता है, और जो रिमेनिंग जो है वो टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो जाता है ताकि रिसाइकिल हो सके। ये बेसिकली इसका मैकेनिज्म है। और इस जगह पर जो रिसाइकलिंग का जो प्रोसेस है, जहाँ पे टेट्राहाइड्रोफोलेट दोबारा बन रहा है, वहां पे B12 एज अ कोफैक्टर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये इसका मेजर मोड ऑफ एक्शन है। यानी अगर तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो रहा है तो आप B12 देंगे तो वो यही जगह पे काम करेगा, और काम करने के बाद आपको दोबारा से जो है प्यूरीन पायरिमिडीन के जो बेसिस हैं वो देना शुरू कर देगा। सो दिस इज बेसिकली द मोड ऑफ एक्शन ऑफ B12। इसके बाद हम आ जाते हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, वीकनेस या एटेक्सिया। अगर इस तरह की कोई सिम्टम्स हैं तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए आप B12 इस्तेमाल करवा रहे होते हैं एज अ मेडिसिन। एडवर्स इफेक्ट या टॉक्सिसिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो कहा तो ये जाता है कि बेसिकली टॉक्सिक नहीं है। जो बाकी की ये जो सिम्टम्स हैं ये सारे रेयर एडवर्स इफेक्ट्स में आते हैं, जो यानी कि बहुत कम पेशेंट्स को पाए जाते हैं, लेकिन अगर हो तो फिर काफी खतरनाक हो सकता है। डायरिया, पॉलीसाइथीमिया वीरा, पेरिफेरल वैस्कुलर थ्रोम्बोसिस, इचिंग, ट्रांजिटरी एक्जेंथीमा, swelling of entire body, pulmonary edema, congestive heart failure, again बहुत ही rare condition है। Anaphylactic shock and death can be observed after vitamin B12 administration. Again बार बार कह रही हूँ, rare adverse effects हैं बहुत सारी जगहों पे, और इवन आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें तो यही लिखा हुआ है कि इट्स नॉन टॉक्सिक। फोलिक एसिड के हवाले से अगर हम बात करें, जैसे मैंने बताया फोलिक एसिड के जो है B12 के साथ ही काम करता है और DNA की सिंथेसिस कराता है। वी आर बैक टू दिस फिगर अगेन। यहाँ पे ये फोलिक एसिड है, सप्लीमेंट्री या फोर्टिफाइड फूड्स में मौजूद होता है। ये फिर आपकी बॉडी में एंटर होने के बाद डाइहाइड्रोफोलेट बनाता है, जो कि डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के अंदर इन्फ्लुएंस दोबारा से टेट्राहाइड्रोफोलेट बना देता है। B12 रिसाइकिल तो कर रहा होता है, लेकिन ऑब्वियसली कुछ पोर्शन एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है, तो आपको डेली की जो डाइटरी सप्लीमेंट है उसमें भी जरूरत होती है। सो उसके लिए जो है ये मतलब उसको डाइट में होना जरूरी है। डेफिशिएंसी हो गई है तो आपको फिर एज अ मेडिसिन इसको लेना पड़ेगा। इसके बाद फिर अगर हम बात करें काइनेटिक्स की, तो 50 to 200 माइक्रोग्राम जो है वो अब्जॉर्ब हो जाता है। प्रेगनेंसी में इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो 300 to 400 माइक्रोग्राम्स तक बढ़ जाती है। 5 to 20 मिलीग्राम लिवर में स्टोर होता है, मेटाबोलाइज भी लिवर से होता है और स्टूल से यानी बाइल के फॉर्म में एक्सक्रीट होता है, किडनी से एक्सक्रीट नहीं हो रहा होता। फोलिक एसिड इज कन्वर्टेड, ये तो मैंने बता दिया आपको। जो क्लिनिकल यूज है वो क्या है, मैल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम है। ये कुछ स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई है, इसको देख लेंगे। मैल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, प्रेगनेंसी है, इसमें आपने फोलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन देनी होती है।
पेशेंट विद अल्कोहल डिपेंडेंस जो है इसमें भी टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बन पा रहा होता है, तो ऑब्वियसली फोलिक एसिड देना पड़ता है। लिवर डिजीज या किडनी डिजीज है, जो कि डायलिसिस के जो पेशेंट्स हैं उनको फोलिक एसिड की जरूरत पड़ रही होती है। सॉरी, ठीक है जी। और देयर इज नो ऑब्वियस टॉक्सिसिटी। कोई चीज जो यहाँ पे समझ में नहीं आई तो मुझे बता दें प्लीज। आगे चलें। यस मैम। थैंक यू। अच्छा जी, अब इसके बाद फिर हम आते हैं ग्लाइकोल प्रोटीन है एरिथ्रोपोइटिन, जो कि पहली मर्तबा यूरिन से आइसोलेट हुआ था, और फिर जब इसको आइसोलेट करके कैरेक्टराइज किया गया तो पता ये चला कि ये जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, जो कि ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करवाता है। लिवर किडनी में बनता है और जो है वो वहां से फिर रिलीज होता है, और फिर वो बोन मैरो में जाके मल्टीप्लिकेशन कराना, कॉलोनीज को स्टिमुलेट करना और आरबीसीज को डिफरेंशिएट कराना, ये तमाम के तमाम काम जो है वो एरिथ्रोपोइटिन के। पहले जो है वो आइसोलेट होता था काऊ के यूरिन से और उसको एज ए ट्रीटमेंट इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब जो है ये ह्यूमन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है और कमर्शियली अवेलेबल है। इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर किया जाता है, 4 to 13 आवर्स की हाफ लाइफ है इसकी, लेकिन इसको मतलब जल्दी खत्म हो जाता है क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन प्रोटीन है। तो उसको ज्यादा देर बॉडी में रखने के लिए, क्योंकि डेली के हिसाब से आप इंजेक्शन लगा नहीं सकते हैं, तो इसको थोड़ा बॉडी में ज्यादा देर रुकवाने के लिए इसको इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के साथ इसको कॉम्बाइंड फॉर्म में बनाया जाता है, इसकी डोजेज फॉर्म को, जो कि उस इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ इंटरैक्ट करने की वजह से इसका जो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाता है, और वो तकरीबन 2 हफ्ते या 1 महीने के बाद आप एक इंजेक्शन दे सकते हैं, और उतने दिन तक ही अपनी बॉडी अपना जो काम है वो बॉडी के अंदर रह के करता है। ठीक है जी। तो वो उसका जो नाम है वो क्या है, डर्बेपोइटिन कहलाती है वो ड्रग, जो कि ज्यादा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की है। और जो ईपोइटिन है वो आपकी 4 to 13 आवर्स का इसका मोड ऑफ एक्शन है। मोड ऑफ एक्शन क्या है कि ईपोइटिन जो है वो जैक्स्टैट सुपर फैमिली के साथ इंटरैक्ट करती है, स्टिमुलेट करती है प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ आरबीसीज। ये नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है इसको आप देख लें। ये देखिए जी, हाइपोक्सिया अगर हो रहा है तो ईपोइटिन जो है वो रिलीज हो जाता है। एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होने के बाद आपके स्टिमुलेटिंग फैक्टर जो है, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स वहां जाता है, और मुख्तलिफ जो स्टेजेस हैं आरबीसी फॉर्मेशन की, इन तमाम के साथ जो है ये इंटरैक्ट करता है और आपके जो सेल्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने में और मैच्योर होने में हेल्प आउट करता है। ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये मौजूद नहीं है, एक हार्मोन है, अगर ये मौजूद नहीं होता है तो नॉर्मल जो आरबीसीज का फंक्शन है वो अफेक्ट होता है। और यही एक रीजन है कि किडनी फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत तेजी के साथ एनीमिया डेवलप करते हैं, क्योंकि ये किडनी में प्रोड्यूस होता है, और किडनी फेलियर के नतीजे में किडनी इसकी प्रोडक्शन बंद कर देती है। तो इसको फिर आपको एक्सट्रिंसिकली देना पड़ रहा होता है इंजेक्शन के फॉर्म में। एक और भी है कि कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनका भी चूंकि बोन मैरो और किडनी अफेक्ट हो रहे होते हैं, तो उनको भी बाहर से जो है वो इंजेक्शन लगाना पड़ रहा होता है। HIV इन्फेक्टेड पेशेंट्स को, जिनको जाइडोब्यूटिन के साथ ट्रीटमेंट की जा रही है, उनको एरिथ्रोपोइटिन देनी पड़ रही होती है, क्योंकि ये किडनी को अफेक्ट करती है। क्रोनिक रीनल डिजीज में जो अनीमिया होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, उनको भी हमें एरिथ्रोपोइटिन देना पड़ता है। या जनरल सर्जिकल प्रोसीजर्स में पेशेंट जा रहे हैं तो उनको एरिथ्रोपोइटिन देना पड़ता है अगर वो एनीमिक है तो, क्योंकि खाली जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो भी कभी कभार जो है वो आयरन ओवरलोड की तरफ ले जाता है और पेशेंट की सर्जरी में जो है हिंड्रेंस आना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए पहले से ही पेशेंट को जब इलेक्टिवली सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया जा रहा था, तो अगर वो एनीमिक हो तो उसको एरिथ्रोपोइटिन पहले से दी जाती है। टॉक्सिसिटी में ये कि हाइपरटेंशन कॉज करता है और थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकता है और एलर्जिक रिएक्शंस करता है। अब यहाँ तक हमारी जो ट्रीटमेंट है ऑफ एनीमिया ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कोई भी चीज जो आपको समझ में नहीं आई है वो भी आप पूछ सकते हैं, हमारे पास तकरीबन 4 मिनट बाकी। एनी क्वेश्चन विच यू वांट टू आस्क? कोई सवाल है? नो मैम। समझ में आ गया ठीक से? यस मैम। हैंड रेज कर दीजिए अगर समझ में आ गया। क्लास खत्म करें हम? चलेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अटेंडेंस सबने लगा दी?
मैम मैं वापस लगा दूं एक बार कंफर्मेशन के लिए?